अध्याय 158। क्या ये तुम्हारा घर है? रोहित ने केशव को एक ऐसी जगह पर पहुंचाया जो एक संपदा की तरह दिखती थी। दूर दूर तक कोई गगनचुंबी इमारत नहीं थी, बस उच्च स्तरीय समुदायों की एक श्रृंखला थी। शहर के इस हिस्से में ऐसी विला की कीमत कम से कम करोड़ों से शुरू होगी। जो लोग यहाँ रह सकते थे वे सभी धनी लोग थे। नहीं, यह मेरी संपत्तियों में से बस एक है, केशव ने कुछ गर्व से अपनी भौं को हल्का सा उठाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, इस आदमी को दिखावा करने का मौका देना। सर, कृपया अपनी कार रोकें। तभी समुदाय के सुरक्षाकर्मी ने रोहित की कार रोक दी। भाई, क्या कोई समस्या है? रोहित ने खिड़की नीचे की और पूछा। सर, आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, है ना? हमारा एक नियम है कि गैर निवासियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, सुरक्षा गार्ड ने कहा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे काम में सहयोग करेंगे। केशव, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? रोहित ने पूछा। सर, आपके बगल में आपका दोस्त क्या कर रहा है? सुरक्षा गार्ड ने तनावग्रस्त होकर देखा कि केशव एक बंदूक पकड़े हुए लग रहा था और तुरंत सतर्क हो गया। मैं एक हथियार से खेल रहा हूँ। क्या बात है? क्या कोई समस्या है? केशव ने भ्रम में ऊपर देखा और कहा, तुम कार क्यों रोक रहे हो? वह मेरा दोस्त है, मुझे वापस ला रहा है। क्या हम यहाँ थोड़ा लचीले नहीं हो सकते? सुरक्षा गार्ड ने उन्हें जांचा, केशव को पहचानते हुए लग रहा था और उसके हाथ में गोल्डन डेजर्ट ईगल, यहाँ तक कि उसके बगल में गोलियों को भी नोटिस किया। उसने एक पल के लिए सोचा और अंत में उन्हें जाने का इशारा किया। ठीक है, तुम अब अंदर जा सकते हो। धन्यवाद, रोहित ने कहा और अंदर चला गया। तुम्हारी सुरक्षा यहाँ वास्तव में सख्त है। जब तुम अमीर होते हो तो अलग होता है, लेकिन तुम कार में इतने खुलेआम हथियार से खेल रहे हो, तुम्हें आसानी से रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या तुम अपनी छवि के बारे में थोड़ा और सचेत नहीं हो सकते? यहाँ की सुरक्षा इन चीज़ों की परवाह नहीं करेगी, केशव ने कहा। ये सिर्फ हथियार नहीं है, भले ही तुम्हारे पास एक रॉकेट लॉन्चर होता, वे सवाल नहीं पूछते। निवासियों की गोपनीयता उनके लिए उजागर करने के लिए नहीं है। मैंने तो एक बार किसी को समुदाय में एक बाघ पालते हुए भी देखा था। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? उस तरह के जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखा जा सकता है। एक छोटा बाघ एक कुत्ते से ज़्यादा अलग नहीं। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा इससे पहले कि अन्य निवासियों ने इसकी सूचना दी और इसे चिड़ियाघर भेज दिया गया, केशव ने समझाया। बेशक, वह कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार एक अमीर दूसरी पीढ़ी को बगीचे में सुंदरियों को टहलाते हुए देखा था, एक एक हाथ में। टहलाते हुए सुंदरियों? रोहित ने उसकी ओर देखा। हाँ, उनकी गर्दन के चारों ओर एक पट्टा लगाकर सुंदरियों को कुत्तों की तरह जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे लगता है कि उनमें से एक नाबालिग हस्ती भी थी। धिक्कार है, तुम अमीर लोग वास्तव में विकृत हो, रोहित ने शाप दिया। मुझे भी यह काफ़ी विकृत लगता है। मैं अक्सर उनके साथ असंगत महसूस करता हूँ क्योंकि मैं पर्याप्त रूप से विकृत नहीं हूँ, मैं बस उनके घेरे में शामिल नहीं हो सकता। एक समय पर मैंने तो ये भी सोचा कि क्या मैं ही सामान्य नहीं हूँ। अब मैं समझता हूँ, वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, केशव ने ईमानदारी से सिर हिलाते हुए जोड़ा। अब मैं समझता हूँ कि तुम इतने उत्कृष्ट क्यों हो, रोहित ने कहा। पता चला कि यह आदमी धनी सनकियों के एक समूह के बीच बड़ा हुआ है। आगे का विला मेरी जगह है, केशव ने आगे इशारा किया। जल्द ही लगभग 1000 वर्ग मीटर पर कब्जा करने वाला एक विला उनके सामने दिखाई दिया। सामने के यार्ड में एक स्विमिंग पूल और पीछे के यार्ड में कई कीमती भूदृश्य पेड़ थे। बस इसे बाहर से देखकर कोई बता सकता था कि यह अत्यंत मूल्यवान था। यह आदमी तुम्हारा औसत अमीर दूसरी पीढ़ी नहीं है, रोहित ने अपने आप में सोचा। दूसरी पीढ़ी का अमीर होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने अमीर हो। केशव का स्तर शायद मतलब था कि उसके परिवार के पास कम से कम कई अरब थे, वह वास्तव में एक टायकून था। लेकिन इस समय विला के चारों ओर पुलिस लाइनें थीं, ड्यूटी पर एक अधिकारी और एक संकेत जिस पर लिखा था, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन रिसाव खतरा, कृपया दूर रहें। ये कैप्टन अभिजीत थे जिन्होंने इसे सील करने का आदेश दिया था। रोहित को याद आया कि उसने पहले कैप्टन अभिजीत को फ़ोन किया था। उसने उससे केशव के निवास को सील करने के लिए कहा था। इसका उद्देश्य अभी भी केशव के घर के भूतग्रस्त होने की संभावना से बचना था, उसके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और बेशक कैप्टन अभिजीत नहीं चाहते थे कि एक अलौकिक घटना जयपुर शहर में बड़े और हताहतों और नुकसान को बढ़ाए, इसलिए सार्वजनिक और निजी दोनों कारणों से इलाके को सील करना अत्यावश्यक था।
और एक झूठा बहाना सत्य को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। अन्यथा अगर यहाँ के धनी निवासियों को पता होता कि वहाँ एक भूत है, तो वे निश्चित रूप से पहले अवसर पर भाग जाते, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। नमस्ते, मैं कैप्टन अभिजीत द्वारा यहाँ के भूतों से निपटने के लिए आमंत्रित विशेष घटना समाधान करता हूँ। मुझे अब इस घर में प्रवेश करने की ज़रूरत है। रोहित चला गया और सीधे बोला, तुम रोहित हो, है ना? हम पहले फुरेन मॉल में मिल चुके हैं। ये वास्तव में महान है कि तुम आ सके, अन्यथा हम वास्तव में नहीं जानते होंगे कि इस मुद्दे को हल करने में कितना समय लगेगा। केस अधिकारी ने राहत की सांस ली। आखिरकार एक संभावित भूतग्रस्त घर को सील करके रखना एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बोझ है। रोहित ने कहा, यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो और तुम अपनी टीम को वापस बुला सकते हो। मुझे उसके लिए निर्देशों का अनुरोध करना होगा, केस अधिकारी ने कहा, लेकिन तुम अंदर जा सकते हो। कृपया सावधान रहना। धन्यवाद। रोहित ने सिर हिलाया और फिर विला में प्रवेश किया। वास्तव में वह बहुत जागरूक था। इस घर में कोई भूत नहीं था, सब कुछ सामान्य था। दर्पण से भूत केशव का पीछा कर रहा था। क्या गलत है? दरवाजे पर खड़े हो और अंदर नहीं आ रहे हो। रोहित अंदर चला गया लेकिन केशव को दरवाजे पर हिचकिचाते हुए देखा। घर में एक भूत हो सकता है। भाई रोहित, बेहतर है कि अंदर न जाऊं। तुम इससे निपट सकते हो। मैं किसी मदद का नहीं होऊंगा, केशव ने एक अजीब हंसी के साथ कहा। रोहित ने कहा, अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारी परवाह करना बंद कर दूंगा। यह अलौकिक घटना तुम्हारे आसपास घूम रही है। अगर तुम किसी दिन मर जाते हो तो एक दोस्त को मदद न करने के लिए दोष मत देना। जूते उतारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जूस, कॉफ़ी भी है। तुम क्या पीना चाहोगे? केशव अचानक घर के अंदर दौड़ पड़ा। मुझे एक गिलास जूस दो, केशव ने कहा। जूस खराब हो गया लगता है। मैं पिछले कुछ दिनों से घर पर नहीं था और इसकी देखभाल करने के लिए कोई नौकरानी नहीं थी। तो कॉफ़ी ही सही, मैं इसे नहीं बना सकता। तो सादा पानी चलेगा, रोहित ने कहा। लगता है पानी खत्म हो गया है, केशव ने कहा। रोहित ने कहा, तो भूल जाओ। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? ये तुम्हारे मेरे जगह पर पहली बार है, इसलिए मुझे तुम्हें अच्छी तरह से उपचार करना होगा, केशव ने कहा। हम निश्चित रूप से इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। मुझे बताओ कि तुम क्या पीना चाहते हो। तुम्हारे पास घर पर कुछ भी नहीं है, पीने के लिए क्या है? रोहित ने कहा, क्या मैं किसी चीज़ से काम चला लूं और तुम्हारे लिए लाफाइट की एक बोतल खोलूं? मुझे याद है कि शराब तहखाने में कुछ मामले बचे हैं। माओताई भी है, केशव ने कहा। मेरा यहाँ इंतजार करो। ठीक है, मुझे पता है कि तुम अमीर हो। अब व्यवसाय की बात करते हैं। तुम पहली बार घर पर एक भूत के सामने कब आए? क्या तुम्हें याद है कि वह कहाँ था? रोहित ने पूछा। केशव हैरान लग रहा था। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या तुम ही नहीं थे जिसने कहा था कि मेरे घर में एक भूत है? उद्धरण चिन्ह। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारा घर भूतग्रस्त है या नहीं, तुम खुद ही देख लोगे। रोहित ने मेज पर एक मेकअप मिरर देखा और उसे सौंप दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह भूत अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम बस उसे नहीं देख सकते। अपने आसपास देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग करो और देखो कि क्या तुम्हारे आसपास कुछ है, उसने निर्देश दिया। तुम किस बात का मजाक कर रहे हो? तुम्हारे साथ, भाई रोहित, आसपास कौन सा राक्षस या भूत मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केशव ने कहा। रोहित ने कहा, क्या तुम डरे हुए हो? केशव, डरा हुआ? भाई रोहित, यह उचित नहीं है, केशव ने कहा। तो खुद ही देखो, रोहित ने उसे फिर से दर्पण सौंप दिया। केशव ने निगल लिया। वास्तव में देखूं? बेशक। क्या केशव दर्पण में भूत को देखने के लिए तैयार होगा? और क्या केशव का घर वास्तव में भूत के उत्पत्ति का बिंदु था, भले ही भूत उसके साथ पीछा कर रहा हो? रोहित केशव के घर को भूत से निपटने के लिए एक ठिकाना के रूप में कैसे इस्तेमाल करेगा? अध्याय 159। दृश्य जम जाता है। रोहित को यकीन हो गया था कि भूत शुरुआत से ही केशव का पीछा कर रहा था। वह जहां भी दिखाई देता था, भूत भी वहीं दिखाई देता था। सड़क पर पहले ही रोहित ने इसे देख लिया था, वह यहाँ तक कि निश्चित हो सकता था कि भूत वहीं कार में बैठा था। अब रोहित और केशव विला के अंदर प्रवेश कर चुके थे। अगर वह गलत नहीं था तो भूत को भी उनके पीछे अंदर आना चाहिए था। हालांकि ये भूत नग्न आंख के लिए अदृश्य था और केवल एक दर्पण की मदद से ही देखा जा सकता था। बेशक अन्य परावर्तक वस्तुएं भी इसे दृश्यमान बना सकती थीं।
तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि इस समय तुम्हारे ठीक बगल में एक भूत है, रोहित ने ईमानदारी से कहा। भले ही यह अभी के लिए तुम्हारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है, ये तुम्हारे पीछे लगातार पीछा करता रहे, ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि मैं ये निश्चित नहीं हो सकता कि भूत हमेशा इसी अवस्था में रहेगा। एक बार जब भूत की अवस्था बदल जाती है तो यह अत्यंत भयानक हो सकता है। भूत हमेशा एक ही अवस्था में नहीं रहते हैं, कुछ भूत लगातार बदलते रहते हैं, कभी कभी वे हानिरहित होते हैं और अन्य समय में वे अत्यधिक भयानक होते हैं। घर पर सब कुछ सामान्य लग रहा है, क्या ये हो सकता है कि तुमने कोई गलती की हो, भाई रोहित? जैसा कि केशव ने अपने सामने दर्पण को देखा, उसने इसे छूने पर गर्म महसूस किया और इसे लेने की हिम्मत नहीं की। इसलिए अनिश्चित परिस्थितियों में खुद ही देखना सबसे अच्छा है, रोहित ने कहा। उस तरह से भविष्य में तुम सावधानियां बरत सकते हो। केशव ने खाली बैठक कमरे को देखा। चाहे उसने कैसे भी देखा, वह भूत का कोई संकेत नहीं देख सका, लेकिन रोहित के शब्दों ने उसे एक तथ्य का सामना करने के लिए मजबूर किया। तो मैं बस एक नज़र डालूंगा। केशव ने मेकअप मिरर उठाया और अपने खुद के चेहरे पर एक नज़र डाली। देखो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई भूत नहीं है। उसने जल्दी से दर्पण को वापस नीचे रख दिया। रोहित ने कहा, घूमने की कोशिश करो। किसने कहा कि भूत तुम्हारे पीछे ही खड़ा होना चाहिए? घूम जाओ। फिर केशव एक पल के लिए झिझका, दर्पण को फिर से उठाया और खुद को देखा, फिर दर्पण को बाएं और दाएं घुमाया, अपने घर के आसपास के प्रतिबिंब को दर्पण में दिखाया। अभी भी कुछ नहीं, भोजन क्षेत्र में पीछे कोई भूत नहीं है, न ही वहां अध्ययन क्षेत्र के पास, न ही रसोई के स्थान के पास। लेकिन जब उसका दर्पण पास के सोफे पर घूमा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका दिल एक पल में धड़कना बंद कर दिया। एक व्यक्ति सोफे के पीछे खड़ा था। उस व्यक्ति ने गंदे काम के कपड़े पहने थे, कठोर खड़ा था, एक मृत्यु जैसी पीली रक्तहीन रंगत के साथ, आंखें सुन्न और खाली थीं। जैसा कि केशव ने इसे दर्पण के माध्यम से देखा, आकृति ने भी अपना सिर थोड़ा घुमाया और केशव को देखा। धिक्कार है। केशव चौंक गया, पूरे शरीर में कांप गया और उसके हाथ में मेकअप मिरर उड़कर बाहर चला गया, फर्श पर टूटकर बिखर गया। क्या तुमने इसे देखा? भूत कहाँ है? रोहित ने शांत होकर पूछा, बगल में अविचल बैठा रहा। वह उस सोफे के पीछे खड़ा है। केशव ने कांपते हुए पास के एक अकेले सोफे की ओर इशारा किया। रोहित ने झट से देखा और वहां कोई नहीं था। ये सामान्य था। भूत को केवल एक कांच के माध्यम से ही देखा जा सकता था, नग्न आंख के लिए अदृश्य, और यहाँ तक कि उसकी भूतिया दृष्टि भी अलग नहीं थी। ये भूत दर्पण के अंदर मौजूद था और अभी के लिए वास्तविकता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। देखो, मैंने सही अनुमान लगाया है ना? यह आया और यह क्लास रियूनियन के बाद से तुम्हारे साथ रहा है, रोहित ने कहा। तो अब हम क्या करते हैं? केशव ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, हमें स्रोत का पता लगाने की ज़रूरत है। ये दर्पण भूत किसी कारण से तुम्हारा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं जागरूक नहीं हूं कि वह कारण क्या है। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पहली असामान्य घटना जिसका तुमने सामना किया था वह तुम्हारे घर पर थी, इसलिए मैं अनुमान लगाता हूं कि स्रोत यहाँ हो सकता है। इसके बारे में सोचो, क्या घर पर कुछ असामान्य हुआ है? जो मैंने अब तक अनुभव किया है उससे भूत के तुम्हारे घर में अचानक दिखाई देने की संभावनाएं कम होनी चाहिए, बेशक, लेकिन हमें पूरी तरह से संभावना को खारिज नहीं करना चाहिए। अभी मैं इतना डर गया था कि मैं लगभग खुद को पेशाब कर देता। मुझे थोड़ा शांत होने दो, केशव ने कहा। रोहित ने कहा, तो थोड़ा शांत हो जाओ, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये कम से कम कुछ हफ्तों से तुम्हारा पीछा कर रहा है। मुझे कहना होगा, तुम काफी भाग्यशाली हो, उस भूत को अभी तक वार करने का मौका नहीं मिला है। बेशक, इसका तुम्हारे रहने के वातावरण से भी लेना देना है। यह उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत कम था। विला एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन परिस्थितियों में भूत के वार करने की संभावना कम थी। हालांकि क्लास रियूनियन से शुरू होकर जब अनमोल पर हमला किया गया था और कैप्टन अभिजीत के कर्मचारियों में से एक, रविंद्र, पर हमला किया गया था, ये स्पष्ट था कि एक बार जब वे अधिक लोगों वाले वातावरण में प्रवेश करते हैं तो भूत के सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अचानक उस क्षण रोहित ने दूसरी मंजिल की ओर देखा। क्या विला सील नहीं किया गया था? यहाँ केवल हम दोनों होने चाहिए, लेकिन मैंने अभी अभी ऊपर से कुछ शोर आते हुए सुना। कोई रास्ता नहीं। क्या कुछ इतना भयानक हो रहा है? केशव फिर से कांप गया। शश, बात मत करो, बस ध्यान से सुनो। वे दोनों शांत रहे। वास्तव में दूसरी मंजिल की दिशा से एक गड़बड़ी आ रही थी, लेकिन आवाज नर्म और अस्पष्ट थी।
ये किसी के बात करने जैसा था या शायद किसी के दर्द में संघर्ष करने की आवाज़। वास्तव में कुछ शोर है, चलो जाकर देखते हैं, रोहित ने कहा। ऊपर जाकर देखें। जिज्ञासा तुम्हें मार सकती है, पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? या क्या मुझे आग लगाकर इस भूतग्रस्त घर को जला देना चाहिए? देखो कि क्या मैं भूत को यहाँ जलाकर मार सकता हूँ, केशव ने कहा, अपने करोड़ों के विला के बारे में थोड़ा भी परेशान नहीं हुआ। रोहित ने कहा, स्थिति को समझे बिना लापरवाही से काम न करना सबसे अच्छा है। मैं ऊपर जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है। अगर वास्तव में कोई और भूत है तो हम तुरंत चले जाएंगे। साथ ही भूतों को जलाकर नहीं मारा जा सकता, इसलिए कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब उसे भयंकर भूतों से निपटने में कुछ आत्मविश्वास था। उसने एक भयंकर भूत के पुनर्जीवन समय को बढ़ाया था, उनमें से 2 को नियंत्रित किया था और ऐसी इकाइयों से निपटने के कई अनुभव थे। वह अब सामान्य घटनाओं से उतना भयभीत महसूस नहीं करता था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, केशव ने कहा। ठीक है, मेरे पीछे चलना वास्तव में अधिक सुरक्षित है, खासकर क्योंकि तुम्हारे घर की पहली मंजिल पर भी एक भूत है, रोहित ने मना नहीं किया। दोनों जल्दी से ऊपर गए, शोर का पीछा करते हुए जब तक वे एक कमरे के बाहर नहीं रुके। कोलाहल इस कमरे के अंदर से आ रहा था। भाड़ में जाओ, भाई रोहित यहाँ है, जो भी भूत चीज हो चले जाओ। इससे पहले कि रोहित जांच कर पाता, केशव अचानक भड़क उठा, एक भयंकर लात से दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर पर्दे खींचे हुए थे जिससे ये कुछ मंद था, लेकिन फिर भी देखना संभव था। कमरे के फर्श पर एक अधेड़ आदमी नग्न होकर जमीन पर लेटा हुआ था, आगे रेंग रहा था। उस पर एक 30 के दशक की परिपक्व महिला बैठी थी, एक चमड़े के कोड़े को चला रही थी। जिस क्षण दरवाजा खोलकर मारा गया, कमरे में दोनों लोग चौंक गए और तुरंत अपना सिर देखने के लिए घुमाया। एक समय के लिए चारों लोग एक दूसरे को घूरते रहे। दृश्य एक पल के लिए जम गया। पिताजी, आंटी हुआंग, आप क्या कर रहे हैं? एक अच्छी देर के बाद केशव ने आखिरकार अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा। लगता है कि हम गलती से कुछ काफी अपमानजनक पर ठोकर खा गए हैं, रोहित ने कहा, अपना सिर फेरते हुए देखने में असमर्थ। केशव ने अपने पिता और आंटी हुआंग को एक समझौतापूर्ण स्थिति में देखने के बाद रोहित इस अजीब कथा से कैसे निपटेगा, और क्या केशव के पिता की गुप्त गतिविधि का दर्पण भूत के मामले से कोई संबंध है?